तो जनाब अली भी वापस आ जाते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब अगर आप चूंकि हम बात कर रहे थे इवेंट व्यूअर की, तो इवेंट व्यूअर यहाँ पे जितने भी सिस्टम वाइज इवेंट होते हैं वो हमें इधर दिखाई देते हैं। ठीक है, करंटली नो, नो राइट नाउ। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा, अभी मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। डायनामिक स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, दोबारा से इसको क्या कहता है ये। और अब हुआ नो, उस वक्त क्लिक ही नहीं हो रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और चीज़ है। अभी मैं टास्क शेड्यूलर पे आऊँगा बाद में। शेयर्ड फोल्डर्स, शेयर्ड फोल्डर्स क्या हैं? आप नेटवर्क पे आके अभी सपोज आपके पास कोई सपोज मिसो में फर्क है हमारे पास, ठीक है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। अब सपोज कोई ऐसा फोल्डर था जो कि बजाय इसके कि वो करें कि हम उनसे बार बार यूएसबी में फोल्डर लेके आए या वो फाइल्स लेके आए, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक फोल्डर शेयर कर दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू उनके सिस्टम से वो फोल्डर एक्सेस करते हैं और फाइल्स को एडिट करते रहते हैं। जैसे आईपीसी वालों ने आपको कंप्यूटर में दिया हुआ है जहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो आपको तो नहीं याद होगा कि वो कौन कौन से फोल्डर्स शेयर हुए हैं, तो वो लिस्ट ऑफ शेयर्स बाय करंट कंप्यूटर कहाँ पे मिलेंगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर है, मैंने कौन कौन से फोल्डर शेयर किए मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर्स में आकर शेयर के ऊपर आऊँगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो शेयर्ड फोल्डर्स नजर आ जाएंगे। एक का नाम है एडमिन, एक का नाम है CDEF, और फिर IPC और प्रिंट फोल्डर। ये जो डॉलर साइन के साथ जो चीज होती है, डॉलर साइन के साथ हिडन शेयर होता है। शेयरिंग के हवाले से भाई लिख लें, ये मैं इंशाल्लाह बाद में आपको दोबारा से करवाऊंगा कि शेयरिंग कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करना उस चीज़ का, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर होता है किसी भी सिस्टम में, वो डॉलर साइन के साथ होता है। नॉर्मली वो CDEF का होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के लिए रखा जाता है, ठीक है। डॉलर के साथ हिडन होता है, जब हम माइड नेटवर्क में जाएंगे तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब करंटली कौन कौन से यूजर्स में कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने कौन कौन सी फाइल्स ओपन की हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन कौन करंटली एक्सेस कर रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो ये शेयर्ड फोल्डर के हवाले से बात। फिर मैंने एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये सब कुछ हम तब देख सकते हैं जब हम लोग विंडोज इंस्टॉल करेंगे। आपके पास बेटे विंडोज ही है, जो आपका कंप्यूटर है वो विंडोज नहीं कंप्यूटर मतलब ही है। हम उससे ये सब कुछ देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर में ये करने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब ये शेयर्स की बात होगी, फिर मैं बात मुझे ज़रूरत पेश आती है, असल में जो ज़रूरत पेश आती है वो आती है यूज़र्स क्रिएट करने की। तो मेरे कंप्यूटर में करंटली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है, और WDAG यूटिलिटी अकाउंट, ये किसी सॉफ्टवेयर ने बनाया होगा। अब मेरे पास MH नकवी के नाम से जो यूज़र है उसके हवाले से ये है कि वो इनेबल्ड है, बाकी सारे मैंने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। मेरे अलावा और कोई लॉगिन नहीं कर सकता। अब मैं अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो क्लिक करके सेट पासवर्ड यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसके बाद अपनी प्रिविलेज सेट करनी है तो मैं यहाँ से और चीज़ों का मेंबर बना सकता हूँ अपने आप को, हायर प्रिविलेज का, ठीक है। पासवर्ड तो यहाँ से भी सेट किया जाता है। ये वाली ऑप्शन तब आती है जब आपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आपने किसी को स्टोरेज पाथ देना है। जैसे आप IPC के अंदर जब लॉगिन करते हो तो आपके पास एक Z ड्राइव आती है, तो वो वाली सेटिंग यहाँ से होती है, ठीक है। यहाँ से मैंने यूज़र क्रिएट करना, राइट क्लिक न्यू यूज़र, और उसके बाद यूज़र नेम, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन और फिर पासवर्ड वगैरह दे दिया, क्रिएट हो जाएगा, यूज़र क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ओहो, वो करंट सिस्टम पे क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट करता हूँ इस कंप्यूटर पे, तो वो इसी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकेगा, किसी और दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमज़ा का कंप्यूटर है तो हमज़ा के कंप्यूटर पे एक यूज़र क्रिएट किया जाता है, तो वो हमज़ा के कंप्यूटर पे ही लॉगिन कर सकता है। सपोज हमज़ा है
ताहा है और सुबहान, इन्होंने तीनों ने नेटवर्क बनाया हुआ है। तो अब हमजा के कंप्यूटर के ऊपर एक यूज़र क्रिएट होता है और ताहा साहब कहते हैं वो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके मैं अपने कंप्यूटर को लॉगिन कर लूँ, तो वो नहीं होगा। ठीक है। हाँ, हमजा ने एक यूज़र क्रिएट किया है और ताहा साहब रिमोटली आते हैं और इन्होंने कोई फ़ोल्डर शेयर किया हुआ था। हमजा ने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया, उसको शेयर कर दिया। ठीक है, एक यूज़र बनाया और कहा कि ये वाला जो यूज़र है जिसका नाम ताहा है, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो ताहा साहब नेटवर्क से हाज़िर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क के ज़रिए वो हमज़ा के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं और वहाँ पे जब वो एक्सेस करेंगे तो हमज़ा का कंप्यूटर उनसे कहेगा जी हाँ जी, यूज़र नेम पासवर्ड दें। अच्छा, वो हमज़ा के कंप्यूटर पे जाके लॉगिन नहीं करेंगे, वो अपने कंप्यूटर पे से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड ताहा अपना जो है वो एंटर नहीं करेगा, वो हमज़ा ने जो क्रिएट किया था वो एंटर करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फ़ोल्डर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये इस किस्म की चीज़ें यूज़र इस तरह से बनाए जाते हैं। तो यूज़र जिस कंप्यूटर पे बनेगा उसी के ऊपर लॉगिन कर सकेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो वहाँ पे ये काम कैसे होता है? तो भाई वहाँ पे एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। यूज़र्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है? जब भी किसी भी कंप्यूटर से आप लॉगिन होते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड जाके वैलिडेट होता है कहाँ से? उस डोमेन कंट्रोलर से। ठीक हो गया? सही है? अच्छा, अब दूसरा हिस्सा है जी ग्रुप्स का। ग्रुप्स बच्चे प्रिविलेजेस के एतबार से, मतलब कि इसको ये इख्तियार है, इसको ये इख्तियार है, इसको ये इख्तियार है। उन इख्तियारात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुछ ग्रुप्स बना दिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बैकअप ऑपरेटर्स होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, गेस्ट्स हैं और उसके बाद पावर यूजर्स हैं, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स हैं, रिमोट मैनेजमेंट यूजर्स हैं। ये प्रिविलेजेस के एतबार से चीज़ें बनाई हुई हैं। अब ये जो है VMware, एसक्यूएल, हेल्प लाइब्रेरी अपडेट्स, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ग्रुप्स बन जाते हैं। आप चाहें तो वो बना सकते हैं। मैंने जब विंडोज़ 2000 की हुई थी तो मैंने बनाया हुआ था जी एक लोकल यूजर्स, मुस्तासन यूजर्स, एक नेटवर्क यूजर्स और एक अदर यूजर्स। ये मैंने एक पब्लिक यूजर्स, ये 3 ग्रुप्स बनाए हुए थे। जो मुस्तासन यूजर्स थे उनको अलाउ था कि वो लोकल कंप्यूटर से लॉगिन कर सकें। खैर वो मैंने पॉलिसीज भी सेट की हुई थी। विंडोज़ 2000 की बात हो रही है। और उसके बाद फिर जो नेटवर्क यूजर्स थे, वो यूज़र मेरे कंप्यूटर पे ही था, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर पे लोकली लॉगिन नहीं कर सकता था। मतलब कज़न के साथ मैंने नेटवर्क बनाया हुआ था, तो वो जब लॉगिन करता था, वो अपने कंप्यूटर से मेरे सिस्टम पे लॉगिन हो जाता था और मेरी डिस्क को जो मैंने एक्सेस की हुई है, वो यूज़ कर लेता था, ठीक है? इंटरनेट यूज़ कर लेता था। लेकिन अगर वो चाहे कि मेरे सिस्टम पे लोकली लॉगिन होके कोई काम कर सके, तो वो अगर मेरे घर में भी आता था, लॉगिन नहीं हो पाता था, ठीक है? और अदर यूज़र्स वो इस किस्म के छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स के लिए मैंने इस किस्म की चीज़ें रखी हुई थी। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड लास्ट पार्ट है, वो रह गया परफॉर्मेंस का, ठीक है? तो परफॉर्मेंस मैनेजर यहाँ पे है। आप इसको ओपन करें तो इसके वाले से कुछ ग्राफ्स देता है जिसको मैंने ऐसे कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है? रिपोर्ट्स ये डेफिनेटली यूज़ की जा सकती है। इसकी बजाय मैं जो परफॉर्मेंस मैनेजर यूज़ करूँगा, आप भी अगर विंडोज़ पे हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। इससे आ जाए आपके पास टास्क मैनेजर आ जाएगा, ठीक है? टास्क मैनेजर जब आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करने के बाद, तो अभी मैं पहले वो टास्क मैनेजर आपको दिखा दूँ कैसा होता है। एक मिनट, किधर गया ये, मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, टास्क मैनेजर ऑन है और टास्क मैनेजर के बाद यहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो ऑन है। कौन सा सॉफ्टवेयर कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, चूंकि अभी मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए सबसे ज़्यादा सीपीयू वो इस्तेमाल कर रहा है। रैम क्रोम से ऊपर कोई नहीं जाएगा, डिस्क और नेटवर्क। अब परफॉर्मेंस जो मैं यहाँ पे देखता होता हूँ वो मैं यहाँ से देखता हूँ। परफॉर्मेंस का टैब मैंने क्लिक किया, आपके सामने नज़र आ गया जी? बोलो तो सही। यस यस सर। सर। थैंक यू जी। तो ये सीपीयू के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ठीक है? यहाँ से सीपीयू किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कितनी यूटिलाइजेशन है, कितनी स्पीड है, कितने थ्रेड है, वगैरह वगैरह। फिर मेमोरी के एतबार से, रैम के एतबार से, डिस्क सी के डिस्क दूसरी, फिर ईथरनेट अगर है, ईथरनेट अगर है और ईथरनेट अगर है और वाईफाई है, क्योंकि ये तो लॉजिकल अडॉप्टर्स है ना। इसमें एक फिजिकल भी होगा, वैसे ये वाला फिजिकल इस वक्त डिस्कनेक्टेड है। खैर,
अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज आपको बतानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ना कुछ केसेस में जैसे अभी सपोज आप कहते हैं जी रैम अपडेट करनी है किसी सिस्टम की, तो बात ये होती है कि जो रैम की पहले स्पीड चल रही है ना, वही रैम की स्पीड नई रैम वाली होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक दफ़ा अगर 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली चल रही है, तो आप जो दूसरे रैम को मॉड्यूल लगाएंगे वो भी 1600 होनी चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा कितने मेगाहर्ट्ज़ है रैम का वो जो मॉड्यूल आपने कनेक्ट करना है? तो वो जनाब यहाँ पे परफॉर्मेंस में आइए और मेमोरी को क्लिक कीजिए। तो मेमोरी को क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा, देखें जी स्पीड क्या है, 1600 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पे साथ ही आपको कंप्यूटर खोले बगैर पता चल रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं रैम लगाने के लिए वो 2 हैं, ठीक है? एक जो है वो यूज़ हो गई हुई है, एक अनयूज़्ड रह गई हुई है, ठीक है? फॉर्म फैक्टर एसओडीएम है, तो आपने जो जो रैम का मॉड्यूल लाके लगाना वो एसओडीएम हो, ठीक है? तो आपको यहाँ से ही पता चल गया कंप्यूटर खोले बगैर कि कौन सी रैम इसमें लगेगी, ठीक है? फिर डिस्क के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, डिस्क दूसरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नेटवर्क के हवाले से मिल जाएगी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरती होता है वो वाईफाई के हवाले से होता है, ठीक है? ले भाई, कमाल हो गया। अच्छा, मैं कल मतलब मैं 125 की दर्जन लेके आया हूँ, मतलब चलो कोई बात नहीं हो जाता। चलो, मतलब अब क्लास पढ़ाते पढ़ाते तकलीफ हो गई है मुझे थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, ये है जी वाईफाई के हवाले से, वाईफाई का अडाप्टर है, उसकी इन्फॉर्मेशन यार बस कर दे, तकलीफ हो गई है थोड़ी सी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चल गई थी, कंप्यूटर का नाम जो वो खैर मुसासन था, लेकिन मैंने वाईफाई का नाम भी बोला गया जिससे कनेक्टेड है इस वक्त, उसका नाम ये है, ठीक है? और कनेक्शन की टाइप करंटली जो मेरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो, और सिग्नल की स्ट्रेंथ, और जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसका ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है? वो ये आती है कि कई दफ़ा ना आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है? या रैम इस्तेमाल हो रही होती है, वो तो यहाँ से पता चल जाएगा ये रैम कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनाब मुझे ये भी पता चले कि कौन-सा प्रोग्राम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस के नीचे देखें जी, ओपन रिसोर्स मॉनिटर है। इसको अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक रिसोर्स मॉनिटर ओपन हुआ है। क्या आप रिसोर्स मॉनिटर देख पा रहे हैं? क्योंकि मुझे डर लगता है ना, ज़ूम पे वो सारी स्क्रीन शेयर नहीं होती। जी जनाब। सर ये जो ग्राफ है इसकी बात कर रहे हैं? ये ग्रीन ग्रीन से ग्राफ आए हैं। सर बस एक ग्राफ नजर आ रहा है। ओके जी, लेट मी शेयर इट अगेन। जब मैंने वो नीचे ओपन रिसोर्स मॉनिटर वाला ग्राफ नज़र आ रहा है ना, जिसके नीचे लिखा हुआ ओपन रिसोर्स मॉनिटर? नो सर। नहीं, ये टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस का टैब जो था वो आपको नज़र आ गया? ये जो भी मैं दिखा रहा था जी जहाँ से, वो नजर आ रहा है। ओके, इसके नीचे देखें लिखा हुआ ओपन रिसोर्स मॉनिटर, सबसे नीचे एक हाइपरलिंक है ये। हाँ जी सर, वो ब्लॉक हो गया हुआ था वो अच्छा, नेम की वजह से। हाँ, अब जब मैंने इसको क्लिक किया ओपन रिसोर्स मॉनिटर को, तो उसके बाद एक और विंडो ओपन हुई है, वो नज़र आई है जी? नहीं सर, वो नहीं ओके, आई उसी वो विंडो पे। वो मैं शेयर करने लगा, खैर दोबारा से, क्योंकि इसमें स्क्रीन ही शेयर होती हैं, तो मैंने जब वो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है जी? नज़र आई जी? जिसमें राइट साइड पे नेटवर्क यस 1 सर। एमपीएस है, टीसीपी कनेक्शन है, ईथरनेट है, एन कैप है, ईथरनेट 10 है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे पता चले कि कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहा है, तो जनाब यहाँ से देख लेते हैं। जूम है, उसने 49,000 बाइट सेंड की हैं, ठीक है, मतलब रिसीव इतनी की हैं, टोटल इतनी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी नज़र आ जाएगी आपको। इसके बाद फिर प्रोसेस विद नेटवर्क एक्टिविटी कौन कौन कर रहे हैं जी? जूम कर रहा है, क्रोम कर रहा है, ड्रॉप बॉक्स कर रहा है, ठीक है? ये वाले सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्रोम की अगर बात करते हैं, क्रोम जनाब इस प्रोसेस आईडी के साथ इस एड्रेस पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। टीम व्यूअर के ये कनेक्शंस हैं जो कि बाहर पे हैं।
मतलब आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क कनेक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। अब यहाँ से कई दफ़ा होता है, अच्छा ये तो मैंने इसको कहा ही नहीं था, ये क्यों कर रहा है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग में मदद देती हैं, ठीक है। इसी तरह से डिस्क के हवाले से इंफॉर्मेशन कि कौन सा प्रोग्राम है वो कहाँ से कितनी डिस्क एक्सेस कर रहा है। मेमोरी के हवाले से ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, सीपीयू के हवाले से ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये एक ओवरव्यू है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल रही हैं, लेकिन कौन कौन से प्रोसेसेस हैं परफॉर्मेंस में वो नज़र नहीं आ रहे, वो खैर टास्क मैनेजर में आपको नज़र आ जाते हैं। तो फिलहाल इसको मैं अभी बंद करता हूँ और आपके साथ फिर एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। तो बच्चे ये जो चीज़ थी ये परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो किधर गया, ये वापस टास्क मैनेजर। फिर हमने अगले टैब को भी साथ ही देख लेते हैं। ये यूजेज हिस्ट्री है सॉफ्टवेयर की कि किसने कितना कितना इस्तेमाल किया, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। भाई कोई क्लाइंट आपको कहता है, क्लाइंट का मतलब आपसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो क्लाइंट आपको कहता है कि जनाब मेरा सिस्टम बड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे दे दी है, वरना पुराने सिस्टम्स में आपको लिखना पड़ता था ms config रन में जाके, अभी भी आप लिख लें तभी चल जाएगा ms config। तो जब ms config लिखेंगे तो फिर आपके पास एक डायलॉग आ जाएगा, उसको ध्यान से इस्तेमाल करना। लेकिन अभी जो सिंपल यूजर्स हैं उनके लिए क्या, यहाँ पे आए जी, देखें कौन कौन सी सर्विसेज एनेबल्ड हैं जी। VMware टेर प्रोसेस, अच्छा अभी ये ऑन है लेकिन स्टार्टअप पे इसका इम्पैक्ट मीडियम है, तो VMware स्टार्टिंग में ना चले, मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, खैर मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। पी आइकन इंटेल की कोई यूटिलिटी है, कोई नहीं जाने दो। ड्रॉपबॉक्स, हाँ इसको बंद किया जा सकता है क्योंकि इससे स्पीड पे फर्क ज़्यादा पड़ रहा है। फ्लक्स नहीं जाने दे, मैं बार बार ऑन नहीं करूँगा। डियोमीटर बार बार ऑन नहीं करूँगा, रहने दो। वन ड्राइव ऑन रहने दो, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं मैं उसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरी स्पीड बहुत थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। अभी करंटली 8 सेकंड्स के अंदर मेरा डेस्कटॉप आता है, पावर ऑन करने से लेके डेस्कटॉप आने तक 8 सेकंड है, मतलब जिसके अंदर मैंने लॉगिन नहीं करना होता। 8 सेकंड्स के अंदर अंदर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, ये चीज़ें डिस्प्ले होती है। तो यहाँ से मैं इसको स्लो कर सकता हूँ, मतलब स्लो भी कर सकता हूँ, फास्ट भी कर सकता हूँ। अब जैसे ये HP के स्टेटस अलर्ट्स के नाम से यूटिलिटी थी, भाई ना भी चले तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इसको बंद करने से मेरा सिस्टम स्पीड अप हो रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर कौन कौन से यूजर्स कनेक्टेड है मेरे सिस्टम के साथ, वो आपने पहले देखा था कि मैंने अलाउ किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ MS नकवी को। एक ही यूजर क्रिएटेड है तो एक ही यूजर फिलहाल कनेक्टेड है। लेकिन इसमें ये कि अगर जैसे मैंने कहा था ताहा ने हमजा के सिस्टम को एक्सेस किया, तो वहां पर ये क्या हो सकता है कि ताहा साहब जब कनेक्ट होंगे हमजा के सिस्टम पे तो हमजा के टास्क मैनेजर में वहां पे ताहा भी लिखा हुआ आएगा साथ साथ नीचे, ठीक है। तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है कि ताहा साहब खुदाफिज है, ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिटेल्स के वाले से हर एक की प्रोसेस आईडी, ये लिनक्स में आपको प्रोसेस आईडीज भी मिलती हैं, तो यहाँ पे भी इधर भी मिल जाती हैं। वैसे ये जो पहला टैब है इसमें भी मिल जाती हैं, वो सिर्फ टैब ऐड करना पड़ता है ये वाला, ठीक है। राइट क्लिक किया था मैंने और फिर उसके बाद ठीक है सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन इसमें ज़रा वो वैसे ही उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा CS अब आ गए, और फिर वो सर्विसेज का जो टैब हमने वहाँ देखा था वो यहाँ पे भी मिलता है। ये विंडोज 10 का टास्क मैनेजर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता ये टास्क मैनेजर। बाय डिफॉल्ट टास्क मैनेजर कैसा होता है वो आपको दिखाते हैं, तो वो होता है ऐसा, ठीक है। ये एक छोटी सी विंडो सी आती है जिसके ऊपर इतनी डिटेल नहीं होती, लेकिन हमें असल में आदत होती है तो इसके हम डिटेल देख रहे होते हैं, ठीक है जी। कौन सा टास्क किधर चल रहा है और इस किस्म के हवाले से। अब इसको मैं करता हूँ स्टॉप शेयर, और आखिरी जो चीज़ रह गई है वो मैं आपको करवा के फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक। आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो कंप्यूटर मैनेजमेंट में थी। हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस को और अंदाज से देखा, ठीक है। हम देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें, एक सर्विसेज, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, लोकल यूजर ग्रुप्स, शेयर्ड फोल्डर, इवेंट व्यूअर। परफॉर्मेंस दूसरे अंदाज से देख लिया, आप सिर्फ टास्क शेड्यूलर रह गया। टास्क शेड्यूलर क्या चीज़ होती है, आप चाहते हैं कोई काम बार बार हो, नॉर्मली आपका बैकअप होता है, तो बैकअप के हवाले से
हम एक चीज़ बना देते हैं, वो एक टास्क बना देते हैं, या एक सॉफ्टवेयर है उसको बार-बार चलाना है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे चलाना है, या आप कहते हैं कि जनाब जैसे यूज़र लॉगिन हो तो फिर ये वाला सॉफ्टवेयर या ये फाइल ओपन हो जाए, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए बेसिकली। तो वो आप यहाँ से करते हैं जी, क्रिएट टास्क, ये यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है, उसका नाम रखें और उसके बाद फिर आप उसको बताएँ कि कौन-सी फाइल चलानी है, ठीक है? ये क्या-क्या कंडीशंस होंगी और उसके बाद उस टाइम के ऊपर या जो कंडीशन आप देंगे उसके बेस पे वो काम हो जाएगा। ये शेड्यूल टास्क्स हैं, ठीक है? ये आप आमतौर पे करते हैं और वो बैकअप्स और इस किस्म की चीज़ों के लिए शेड्यूल टास्क बनाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे विंडोज़ ने कुछ बनाए हुए थे एक्टिव टास्क, ठीक है? जो कि मैंने नहीं बनाए। शेड्यूल स्कैन होता है, विंडोज़ बनाती है कि फलाँ टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली वायरस स्कैन हो जाए, ठीक है? तो वो यहाँ पे आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक टास्क से ज़रा चीज़ें वो कम पूछेगा, टास्क पे वो चीज़ें ज़्यादा पूछेगा। बेसिक टास्क दें, उसका नाम बताएँ, जैसे अभी मैं एक डमी सा बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर, अभी इस वक़्त नहीं बना रहा, वजह अल्लाह ना पता नहीं। तो टास्क यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है? और वो टास्क उस टाइम के ऊपर रन हो जाएगा। तो ये सिस्टम के टूल्स हैं कि आप कहते हैं कोई चीज़ ऑटोमेट करनी हो तो आप उसके एक शेड्यूल टास्क बनाते हैं और टास्क बनाने के बाद आप वो उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि उस टाइम के ऊपर या उस कंडीशन के ऊपर वो रन करेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल हो तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म नहीं कर रहा, तो आप लोग ज़रा सवाल कर लें और उसके बाद फिर मैं अगली किसी चीज़ के ऊपर चलते हैं। मैं चुप हूँ। आई अज्यूम के देयर आर नो क्वेश्चंस, तो मैं फिलहाल स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब पूरे लेक्चर के हवाले से वो तो स्क्रीन खत्म हो गई, अब मैं थोड़ा सीधा हो गया, वो तो मतलब बैठ-बैठ के थक भी जाता है। और जब बंदे को गम लग गया हो ना कि मैं किन्नू महँगे ले आया हूँ, तो फिर वो भी होता है। चलें, अच्छा, अब आप लोगों के सवालात आज के लेक्चर के हवाले से। नहीं समझ आ गई है सर। पक्की गल है? चलो, यस अच्छी सर, बात है। इस वाले की तो कम से कम समझ आ गई है कि क्या करना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसमें ये है कि आपके पास अपने सिस्टम होगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा, इसको देख के साथ-साथ चीज़ें देख लेना, अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करें तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेहतर हो जाएगी, ठीक है? सर मुझे आपसे ये पूछना था, आपने जो लास्ट क्लास में लेक्चर पढ़ाया था लिनक्स वाला, जी, जी। ठीक है, हम लोग ने उसके कोई इंस्टॉलेशन तो नहीं करनी ना? नहीं बेटे, अभी इंस्टॉलेशन अगर आप कर लेते हैं तो मुस्तहब अमल है, ठीक है? हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये है कि मिड कब करना है जी? मंडे को या वेडनेसडे को? वेडनेसडे को सर। डन हो गया, ठीक है जी। वेडनेसडे को आपका मिड है। अभी मैं आजकल मैं आपको क्विज देता हूँ, आज ही दूंगा इंशाल्लाह। अभी एक क्विज हुआ है ना, एक क्विज और 2 असाइनमेंट्स हुई हैं। एक क्विज रहता है, जी सर। तो वो एक क्विज, एक दो क्विज मैं आपको और एलएमएस पे दे दूंगा, ठीक है? टॉपिक्स बता दीजिएगा पहले सर। हाँ, टॉपिक्स मैं एलएमएस पे नोटिस लगाता हूँ और आज ही लगाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? और ये आपका वेडनेसडे को, सर या तो इस वेडनेसडे को क्विज कर लूंगा मैं क्लास के दौरान, या हो सकता है मैं वेडनेसडे से पहले शायद कल ही कर लूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास और एक मीटिंग भी है, तो अभी देखो क्या होता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ठीक है सर। कर लूँ उसको, ठीक है जी। और सर काइंडली आप हमें पेपर पैटर्न भी बता दीजिएगा और हम लोग को कैसे तैयारी करनी है ये भी बता दीजिएगा। बच्चे अगर एलएमएस पे होगा तो वो उसी किस्म के क्वेश्चंस होंगे जैसे क्विज में होते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, या लेबल द डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? और आप चूंकि बच्चे थोड़े हैं तो क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट होगा हर एक का, तो इसलिए अपने ज़हनों में रखें कि क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, तो आप लोगों ने से तैयारी करनी है। और उसके अलावा अगर एक आधा क्वेश्चन मैच कर भी गया तो उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा, ठीक है? और इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि मतलब 5 मिनट का क्विज है तो 5 मिनट का क्विज रहे, ठीक है? वो उन्होंने कहा है कि 5 मिनट के क्विज की बजाय आप हर क्वेश्चन को एक एक मिनट दें, मतलब सपोज एक क्वेश्चन है उसको 1 मिनट दें, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है उसको दूसरा मिनट दें, तो उसके बाद फिर वो अगला क्वेश्चन ना